अध्याय नंबर 30 कृषि सामान्य परिचय। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि से हुआ है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें भू संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए फलों सब्जियां फूलों आदि को उगाना तथा पशुपालन को शामिल किया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी आधार पर विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि के प्रकार। कृषि को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि जब कोई कृषक पारंपरिक रूप से निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और आधिकारिक पारिवारिक श्रम का उपयोग करके अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। कृषिगत फसलों का वर्गीकरण। खाद्यान्न फसलें चावल गेहूं मक्का जौ दाल आदि। नकदी फसलें मसाले तिलहन फसल गन्ना तंबाकू आदि। बागानी फसलें कॉफी चाय कोको रबर नारियल आदि। रेशेदार फसलें कपास जूट आदि। जंतु उत्पादक सिल्क ऊन मांस दुग्ध उत्पाद आदि। गहन निर्वाह कृषि। इसमें कृषि एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों की सहायता से अधिक परिश्रम करके कृषि करता है। इसमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इस प्रकार की कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के संघनन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि। इसको भी पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, स्थानांतरणशील कृषि, चलवासी पशुचालन। स्थानांतरणशील कृषि इसमें झूम कृषि, कर्तन एवं दलहन कृषि आदि नामों से जाना जाता है। इसमें वृक्षों की काट एवं जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा राख को मृदा में मिलाकर उस भूखंड पर कृषि की जाती है। जब मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी, निष्कर्षण तथा वनस्पतियों के बराबर बार बार जलने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो उस भूखंड को छोड़ दिया जाता है और कृषक नए भूखंड कर्तन एवं दलहन की क्रिया द्वारा कृषि करता है। स्थानांतरणशील कृषि अमेजन बेसिन के संघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में अधिक प्रचलित है। स्थानांतरणशील कृषि को विश्व और भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। स्थानांतरणशील कृषि के नाम देश स्थान मिल्पा मेक्सिको और मध्य अमेरिका, कोनुको वेनेजुएला, रोका ब्राजील, मसोले कांगो एवं मध्य अफ्रीका, लद्दाख इंडोनेशिया एवं मलेशिया, रे वियतनाम, तुंगिया म्यांमार, चाइना, श्रीलंका, कैंगिंग फिलीपींस। नाम भारत में स्थानांतरित कृषि संबंध राज्य झूम, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, बेवर या डहिया मध्य प्रदेश, पोंडुपेड़ा आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, कोनाम पाम्बा डाबी ओडिशा, वालेर वाल्टरिया दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, खिल हिमालयन क्षेत्र कुरवा झारखंड, पालमू मणिपुर, दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तरा जिला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलवासी पशुचारण। चलवासी पशु के पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क जलवायु प्रदेशों, मध्य एशिया और भारत के राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। वाणिज्यिक कृषि। जब किसी फसल का उत्पादन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र पर अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, साथ ही इसमें अधिक पूंजी का निवेश भी किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि को मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि जब किसी खाद्यान्न फसल का उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य बाजार में बेचने के लिए किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक अनाज कृषि कहते हैं। इसमें किसी एक ही फसल को एक विस्तृत कृषि भूखंड पर उगाया जाता है, जैसे गेहूं मक्का इत्यादि। इस प्रकार के कृषि के क्षेत्रीय यूरेशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेलेड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैटरबरी मैदान आदि में विस्तृत रूप से की जाती है। मिश्रित कृषि। इसमें कृषि भूखंड का उपयोग कई कार्यों जैसे भोजन के लिए फसल उगाने, चारे की फसलें उगाने और पशुचारण के लिए किया जाता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्य होता है। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका में अधिक होती है। रोपण कृषि। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम एवं पूंजी के साथ साथ परिवहन जाल के विकास की भी अनिवार्यता होती है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विश्व के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। रोपण कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबर, केला, कपास एवं गन्ना
आदि की एकल फसलें प्रमुखता से उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ इससे प्राप्त उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था मुख्यालय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र बोगोर इंडोनेशिया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मीना फिलीपींस। कृषि के अन्य प्रकार गहन कृषि, जब कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है तो उसे गहन कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ कृषि भूमि की उपलब्धता कम तथा संख्या का दबाव अधिक होता है। गहन कृषि में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाओं, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि की अवधि आवश्यक पड़ती है। पशुपालन कृषि, जब किसी प्राकृतिक वनस्पतीय क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को चराया जाता है तो उसे पशुपालन कृषि कहते हैं। इस कृषि में फसलों का उत्पादन नहीं किया जाता। पशुपालन कृषि अधिकांश उन देशों में की जाती है जहाँ प्राकृतिक चारागाहों की अनुकूलतम स्थिति होती है। पशुपालन कृषि मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में अधिक की जाती है। सहकारी कृषि, इस पद्धति में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसका उद्देश्य खेती के छोटे व बिखरे होने की समस्या का समाधान तथा उपविभाजन से जनित समस्याओं का निराकरण कर किसान, श्रमिकों और छोटे किसानों के साथ साथ न्याय करना है। इसके अलावा संविदा कृषि, निगमित कृषि, जीरो फार्मिंग आदि अन्य महत्वपूर्ण कृषि के प्रकार हैं। ऑर्गेनिक कृषि, इस प्रकार के कृषि में भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करते हैं। ऑर्गेनिक कृषि के जनक सर अल्बर्ट हॉवर्ड माने जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित माकंदपुर गांव को ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी गई है क्योंकि इस गांव में 100% ऑर्गेनिक कृषि होती है। जीरो फार्मिंग, विश्व में खाद्य की मांग की आपूर्ति के लिए फसलों की तीव्र गति से उत्पादित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, कीटनाशकों और नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है जिसके कारण भूमि की उर्वरकता में कमी आ रही है जो धारणिक कृषि के लिए नुकसानदेह है। इस समस्या के निदान के लिए अब कृषक जीरो इनपुट फार्मिंग तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। पारिस्थितिकी की कृषि, इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य विश्व स्तर पर टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रणाली बनाना है और खाद्य उत्पादन तथा जैविक विविधता बनाए रखने के महत्व की दृष्टि से उपयोगी है। इसमें जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें कीटनाशक के रूप में नीम खाद का प्रयोग तथा टिश्यू कल्चर का सर्वाधिक बल दिया जाता है। पारिस्थितिक कृषि जैविक कृषि के समान नहीं है परंतु इसके कुछ गुण आपस में मिलते हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य प्रकृति में उसकी क्षमता के आधार पर उत्पादन लेना तथा पारिस्थितिकी गतिविधियों में न्यून हस्तक्षेप करना और भूमि को सुरक्षित रखना है। ई खेती का मुख्य उद्देश्य किसानों को इंटरनेट के माध्यम से खेती के बारे में सूचना देना है। ई कृषि के अंतर्गत किसानों को नई कृषि विकास, तकनीकी प्रयोग तथा समाधान के जरिए कृषि को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा किसानों की मांग के अनुसार सूचना उपलब्ध करना, उत्पादकों का मूल्य, जुताई के लिए विभिन्न तरीके, उन्नत किस्मों के बीज, फसल सुरक्षा और रोगों के लिए उपचार आदि की जानकारी देना है। शुष्क कृषि, जिन क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के लिए पहले खेतों की जुताई करके छोड़ दिया जाता है, फिर वर्षा के पश्चात उन खेतों को समतल कर दिया जाता है ताकि उस खेती की नमी बनी रहे और उपयुक्त खेती की जा सके। भारत में वर्तमान समय में विश्व बैंक द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, पायलट प्रोजेक्ट एवं वाटरशेड विकास कार्यक्रम। ट्रक कृषि, यह भी विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती नगरीय बाजारों में ले जाकर बेचा जाता है। बाजार में कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है, इसलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। सर्वप्रथम इस प्रकार की कृषि का शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। तेजी से बढ़ते महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ताजी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की खेती का तेजी से प्रसार हुआ है। इस कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। भारत में नगरीकरण तेजी से बढ़ा
है। अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए देश में बढ़ती सब्जियों की मांग के कारण इस प्रकार की कृषि का तेजी से विकास हो रहा है। कृषि विधि एवं तकनीक प्रति छोड़ना। एक ही कृषि भूखंड पर लगातार कृषि करने से मिट्टी की उर्वरता पर घट जाती है। अब मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कृषि भूखंड को कुछ समय या अवधि, सामान्यतः 3 से 4 वर्षों तक के लिए खाली प्रति छोड़ दिया जाता है, ताकि भूमि अपनी प्राकृतिक उर्वरकता को पुनः प्राप्त कर सके। चक्रीय कृषि भूखंड को प्रति छोड़ने को बजाय जब उस पर विभिन्न फसलें चक्रीय क्रम को उगाई जाती है तो उसे चक्रीय कृषि कहते हैं। चक्रीय कृषि से मिट्टी की उर्वरकता और पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। चक्रीय कृषि में फलीदार पौधे, मुख्यतः दलहनी फसलों को मुख्यतः से उगाया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहता है। मिश्रित कृषि में किसी एक ही कृषि भूखंड पर विभिन्न प्रकार की फसलों को मिश्रित करके उगाया जाता है, ताकि एक फसल द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग तथा दूसरी द्वारा उत्पादन होता है। इससे मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। मिश्रित कृषि में कृषि क्रियाओं के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। द्विफसली कृषि, इसमें चक्रीय विधि द्वारा एक ही वर्ष में 2 फसल का उत्पादन किया जाता है। द्विफसली कृषि का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, इसलिए इसमें एक फसल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली होती है। ऐसी कृषि पर्याप्त सिंचाई वाले तथा वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। नोट: युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों में 2 फसल उत्पादन से है। रिले कृषि: इस विधि के अंतर्गत पहली फसल को काटने से पूर्व ही इसके मध्य उपस्थित रिक्त स्थानों में दूसरी फसल लगा दी जाती है एवं प्रथम फसल को कटने का इंतजार नहीं किया जाता, इस जैसा कि द्विफसली पद्धति में किया जाता है। कुछ प्रमुख फसलों का संक्षिप्त विवरण: जलवायु: चावल, धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। जलवायु: प्रदेश: मानसूनी चीन तुल्य उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। शेफ्टी तुल्य शीतोष्णकटिबंधीय। 140 दिन पाला रहित होना आवश्यक। प्रतिकूल जलवायु दशाओं में भी जौ की खेती संभवतः। गर्म और शुष्क जलवायु। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, आरंभ में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस और बाद में 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान के प्रतिरोधी है। 25 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। वर्षण: 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 50 से 75 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर। अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अभी उपजाया जा सकता है। 50 से 75 सेंटीमीटर सामान्यतः एक शुष्क फसल के रूप में। 40 से 50 सेंटीमीटर। मिट्टी: भारी और दोमट मिट्टी, चरणोजम, हल्की दोमट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, किंतु होमांस की अधिकता पुरानी जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उत्पादन संभव है। हल्की बलुई, छिलछिली, काली और लाल मिट्टी। उचावच: समतल मैदानी क्षेत्र, भूमि पर जल का भराव और किंतु शांत जल हानिकारक, इसलिए नदी बेसिन के समीप जलोढ़ मिट्टी में ढलान युक्त मैदानी भूमि जल का भराव नहीं होना चाहिए। विशेषताएं: श्रम प्रधान जीवन निर्वाह, गहन कृषि, प्रारंभिक समय में शीत ऋतु, जबकि पकने के समय खिली धूप आवश्यक, खाद्यान्न, चारा और अल्कोहल पदार्थ के अलावा बायोडीजल के निर्माण में भी उपयोगी, पशुओं और मनुष्यों दोनों के भोजन का स्रोत, बियर, विस्की, हर्षी बनाने का उपयोगी। उत्तरी भारत में यह खरीफ की फसल है। कारक: कपास, जूट, प्राकृतिक रबर, तंबाकू, नारियल। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, 160 से 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक, 50 से 125 सेंटीमीटर, 150 से अधिक। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 120, 210 दिन पाला व ओला रहित, स्वच्छ आकाश, तेज व चमकदार धूप, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। विषुवत-रेखीय उष्णकटिबंधीय जलवायु 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी: काली मिट्टी, जलोढ़ एवं लाल मिट्टी, दोमट व नदियों की कछारी मिट्टी, लाल लेटेराइट जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। विशेषताएं: सूती वस्त्र उद्योग का आधार, मालवेसी कुल का पौधा, जिसकी मुख्यतः 2 प्रजातियां होती हैं: छोटे रेशे वाली देसी कपास, लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास। नोट: अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिम भाग में नरमा कहा जाता है। बोरे, रस्सियां, कालीन
कालीन, दरी आदि के निर्माण में प्रयुक्त स्वच्छ जल और सस्ता श्रम आवश्यक है। टायर ट्यूब बनाने में उपयोग ढाल प्रवणता तथा सस्ता श्रम आवश्यक मूल स्थान अमेजन बेसिन। तंबाकू का प्रयोग सिगरेट व बीड़ी उद्योग में प्रयोग के रूप में होता है। इसका मूल स्थान अमेरिका को माना गया है। इसकी आर्द्र वातावरण तथा नियमित किंतु हल्की सिंचाई अधिक उपयुक्त है। यह एक बहुवर्षा एवं एक बीजपत्री पौधा है। कारक गन्ना, चाय, कहवा, मूंगफली, सरसों। औसत वार्षिक आयु 75 से 100 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर, किंतु जड़ों में पानी नहीं जमना चाहिए। 150 से 250 सेंटीमीटर, 75 से 150 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस उष्ण कटिबंधीय पौधे, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक उष्ण कटिबंधीय गर्म और आर्द्र जलवायु अनिवार्य, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक, 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। मिट्टी दोमट, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी आदि। उच्च हुमांस युक्त अम्लीय मिट्टी, दोमट मिट्टी एवं ढलवा पर्वतीय धरातल, हल्की बलुई दोमट मिट्टी। उपजाऊ दोमट मिट्टी। विशेषता श्रम गहन, कृषि अंत सस्ता श्रम अनिवार्य, यह पूरे वर्ष की फसल है। पहाड़ी ढालों पर अधिक उपयुक्त, श्रमिकों की बहुलता अनिवार्य, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में इसकी खेती संभव है। कॉफी की कई किस्मों में अरेबिका सर्वोत्तम होती है, जो सऊदी अरब, पूर्वी अफ्रीका, यमन आदि क्षेत्रों में उपजाई जाती है। भारत में मुख्य अमेरिकन और रोबस्टा कॉफी का उत्पादन होता है। भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। उत्तरी भारत की प्रमुख तिलहन फसल। विश्व के प्रमुख फसलों के मुख्य उत्पादक एवं निर्यात राष्ट्र। फसल उत्पादक राष्ट्र, निर्यात राष्ट्र। चावल चीन, भारत, इंडोनेशिया। उत्पादक और निर्यातक भारत, थाईलैंड, यूएसए। चाय चीन, भारत, केन्या। चीन, भारत, श्रीलंका। कॉफी ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड। रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, आइवरी कोस्ट। गेहूं चीन, भारत, रूस, यूएसए, कनाडा। विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र। फसल देश उत्पादक। चावल भारत, चीन, इंडोनेशिया। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जेचुआन क्षेत्र, यांगची एवं शिकियांग नदी घाटी क्षेत्र इत्यादि। सुलावेशी, सेलेबस, सुमात्रा, जावा इत्यादि। कटोंगा, मोंटाना, मिनीसोटा, कशांग, कोलाहाहोमा, कैलिफोर्निया इत्यादि। गेहूं रूस, कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र, साइबेरियन का स्टेपेज क्षेत्र इत्यादि। चीन, मेकोंग, त्यांगी, सिक्योंग नदी घाटी आदि। मक्का, यूएसए, कोहियो में, नेब्रास्का तथा से मिनीसोटा में, से मिसौरी, मक्का पेटी। ब्राजील, साओ पोलो, रियो ग्रांडे आदि। चाय चीन, जेचुआन बेसिन, सिक्यांग घाटी आदि। श्रीलंका, कैनी बेसिन, केन्या, लिमुरु क्षेत्र। कपास चीन, हुक्यांगो घाटी, यांगत्से घाटी, वहीहो घाटी आदि। यूएसए, अलाबामा, टेनेसी, उत्तरी व दक्षिणी कैरोलिना, मिसिसिपी घाटी क्षेत्र आदि। अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के कपास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र। चीन की तुलना में भारत के सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। चीन की तुलना में भारत की कृषि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादक अधिक है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन। उत्तर केवल दो। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? कपास, धान, गन्ना, गेहूं। उत्तर बी, धान। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेती का बारी बारी स्क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? बीज की कमी की आवश्यक, मीथेन का कम उत्पादक, बिजली की कम खपत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक, दो, तीन, केवल एक और तीन, केवल या एक, दो, तीन। उत्तर डी, 1, 2, 3। स्थायी कृषि, परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न? स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धारणीय कृषि पद्धति की प्रधानता है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि की दृष्टिगोचर नहीं होती। पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव
है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। इसका उत्तर मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे दिए गए कोड पर प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 4, केवल 4 और 2 और 3। उत्तर बी 2, 1, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष स्टिल वाटर एफिशिएंट फसल है? गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर, रेड ग्राम। उत्तर ए गन्ना। यह फसल उपोष्ण कृषि की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 110 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यक पड़ती है। हल्की अप्रवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर नंबर 6 कपास, जूट, गन्ना, चाय। उत्तर ए कपास। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यून वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? तंबाकू, कोको, रबड़। तंबाकू, कपास और रबड़। कपास, कॉफी और गन्ना। रबड़, कॉफी और गेहूं। उत्तर ए तंबाकू, कोको और रबड़। निम्नलिखित में से कौन से देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यात कर रहे हैं? चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम। उत्तर बी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादन देश नहीं है? लातविया, कैमरून, घाना, आइवरी कोस्ट। उत्तर नंबर ए लातविया। विश्व को निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश, भूमध्य प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश। उत्तर सी भूमध्य सागरीय प्रदेश। ट्रक कृषि संबंधित है साग सब्जी से, अनाज से, दूध से, मूंगफली से। उत्तर सी। उत्तर ए साग सब्जी से। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। क्षेत्रफल। रबर, मॉरिशस, क्यूबा, इटली। जैतून, कोलंबिया। गन्ना, मलेशिया। उत्तर बी 4, 3। रबर, मलेशिया, क्यूबा, कोलंबिया, जैतून, इटली, गन्ना, मॉरिशस। अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा। रबर उत्पादक प्रदेशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या है? उभरी प्रौद्योगिकी फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है? पेयजल में नंबर 3 पेयजल में कौन सी अशुद्धियां होती हैं? नंबर 4 पेंडा कृषि से क्या अभिप्राय है?